नमस्कार, मैं अंजू शर्मा फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने रीढ़ की हड्डी एकांकी का सार लेकर। यहाँ एकांकी की शुरुआत होती है राम स्वरूप जी के घर से। उनके घर पर उनकी बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। पूरे घर में चहल पहल है। एक कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया जा रहा है जहां पर लड़के वाले आकर बैठेंगे। उनकी आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। अपने नौकर रतन से उन्होंने अच्छी तरह से कमरा साफ करवाया। वहां पर एक बाजा भी रखवाया। हो सकता है लड़के वाले लड़की से, उमा से कोई गाना सुनना चाहें। बाजा एक तरफ रख दिया, पूरा कमरा अच्छे से सजा दिया। फूलदान में फूल रखे जा रहे हैं, अच्छी सी नई नई चादर बिछाई जा रही है और उनके नाश्ते में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सब कुछ याद किया जा रहा है कि कोई चीज़ एंड टाइम पर भूल ना जाए जिससे लड़के वालों को परेशानी हो। मिठाई, फल सब कुछ रखा जा चुका है, लेकिन पूरी तैयारी के बाद उन्हें याद आया कि अरे, यदि उन्हें टोस्ट खिलाएंगे तो मक्खन तो लाया ही नहीं। अब मक्खन के लिए डांट पड़ती है किसको? रतन को, नौकर को ही पड़ेगी। तो रतन को डांट पड़ती है कि अभी तक मक्खन क्यों नहीं आया। नौकर बाजार जाने के लिए तैयार। तभी कमरे में प्रेमा आती है, रामस्वरूप जी की पत्नी प्रेमा आती है और वह कहती है कि तैयारियां तो तुम लोग बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी कमरे में मुंह फुला के बैठी है। अब ये एक मुहावरा है, मुंह फुला के ऐसा नहीं कि मुंह में हवा भर के बैठी है, ये एक मुहावरा है, यानी गुस्से में भरी बैठी है। मुंह फुलाकर बैठना, गुस्से में बैठना। वो कमरे में गुस्से में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती। वो एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की है, ऊंचे चरित्र की है। वो शादी नहीं करना चाहती, आगे अभी और पढ़ना चाहती है। इस पर रामस्वरूप जी गुस्सा हो जाते हैं और प्रेमा से कहते हैं कि कैसी लड़की है तुम्हारी जिसे तुम समझा नहीं सकती। कमरे में जाओ और उसे समझाओ कि एक तो लड़के वालों के सामने अधिक ना बोले और दूसरा थोड़ा सा मेकअप करके आए। लेकिन उमा ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उसे एक और हिदायत मिलती है इसके साथ साथ कि वो लड़के वालों के सामने ये ना बताए कि वो अधिक पढ़ी लिखी है, क्योंकि जो लोग देखने आ रहे हैं वो बहुत ही दकियानूसी ख्यालों के हैं। और रामस्वरूप जी ने केवल इतना बताया कि उनकी बेटी 10 पढ़ी हुई है। वो नहीं जानते कि ये करना उनके लिए गलत है। किसी तरह से प्रेमा उमा को समझाती है। रतन को बाजार मक्खन लाने के लिए भेज दिया जाता है और उसी समय वहां पर गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर पधारते हैं। दोनों की काफ़ी आवभगत की जाती है, अच्छे से उनको बिठाया जाता है, चाय वगैरह दी जाती है। चाय के लिए जो गोपाल दास जी हैं वो कहते हैं कि अच्छी चीनी ज़्यादा और दूध भी ज़्यादा, विलायती चाय पसंद नहीं। विलायती चाय में क्या होता है कि चीनी भी कम और दूध भी कम पड़ता है, लेकिन गोपाल प्रसाद जी को दोनों ही बराबर मात्रा में चाहिए। उनकी हर बात मानी जाती है और वो चाय पीते पीते अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा था, हमारे समय में तो वैसा था। ठीक है, अतीत अपना सभी को अच्छा लगता है,
लेकिन अपने अतीत को याद करते हुए अपने वर्तमान से किनारा करना या वर्तमान के साथ ना चलना वो गलत है। अतीत और वर्तमान दोनों के साथ, दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जो गोपाल प्रसाद हैं वो बहुत ही दकियानूसी ख्यालों के हैं। उनके विचारों में लड़की का पढ़ना गलत है। वो नहीं चाहते कि उनके घर की बहू पढ़ी लिखी हो। वो एक बार फिर से रामस्वरूप जी को बताते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ना लिखना लड़कों का काम है। घर परिवार संभालना ही लड़की की पहली प्राथमिकता है। उसे केवल चूल्हा चौका ही करना है। लड़कों का अधिकार पढ़ना और नौकरी करना, क्योंकि उन्हें तो आगे पूरे परिवार का भरण पोषण करना है। पूरे परिवार का पेट कौन भरेगा? केवल लड़का। लड़कियों की उनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके घर की बहू भी पढ़ी लिखी ना हो। इसके बारे में वो अपने ही उल जलूल तर्क देते हैं। उनका कहना है कि अरे साहब, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी? अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी या हवाई जहाज चलाएंगी? आजकल तो ऐसा आम बात है, लेकिन ये बात गोपाल प्रसाद जी की हो रही है क्योंकि वो दकियानूसी हैं पुराने ख्यालों के। तो उनके अपने ही तर्क हैं। उनका कहना है कि अरे साहब, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मोर के पंख होते हैं लेकिन मोरनी के नहीं। इसी तरह से पढ़ाई केवल पुरुषों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अब उनके तर्क का कोई क्या जवाब दे? लेकिन उनका बेटा शंकर वो भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहा है। उसका अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। वो केवल पिता की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। कुछ समय बाद, नाश्ता करने के बाद, वो लोग उमा को बुलाते हैं कि जिसके लिए इतनी दूर से आए हैं जरा उसे भी तो बुलाइए। अब उमा को बुलाया जाता है। क्या उमा तैयार होकर आई? क्या उमा ने गाना सुनाया? किस तरह से उमा और शंकर का सामना होता है, ये सब हम देखेंगे अपने अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।